गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से प्रोटोज एकेडमी में स्वागत करता हूं। और अपन बात कर रहे थे लेखांकन की। अपन किसकी बात कर रहे थे? लेखांकन की अपन बात कर रहे थे। तो अपन पढ़ रहे हैं अपन लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। कल वाले अपने चैप्टर में कई सारी चीजें पढ़ी और आज अपन बात करते हैं लेखांकन प्रणालियों की। किसकी बात करेंगे अपन आज? लेखांकन प्रणालियों की बात करेंगे। लेखांकन प्रणालियां, लेखांकन प्रणालियों की अपन बात करते हैं। तो लेखांकन प्रणाली कौन सी होती है? लेखांकन प्रणाली को समझने के लिए इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो होती है एकल लेखांकन या एकल अंकन प्रणाली और एक होती है द्विअंकन प्रणाली। और एक अपने और भी होती है, लेकिन अभी अपने इतना ही समझेंगे कि एकल प्रणाली कौन सी होती है। एकल अंकन प्रणाली, एकल अंकन प्रणाली में यानी एक ही जो पक्ष है उस पर प्रभाव पड़ता है और इसमें एक ही व्यक्ति या एक व्यक्ति के खाते में सिर्फ लेन देन दिखाए जाते हैं। इसमें दो पक्ष नहीं होते हैं एकल अंकन प्रणाली में। इसमें सिर्फ एक तो रोकड़ बही बनाई जाती है, एक जो व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो खोले जाते हैं। जैसे छोटी सी दुकान है, एक चाय की थड़ी है मान लो, एक किसी ने कोई सब्जी की छोटी दुकान लगा रखी है, तो वो इतने सारे खाते नहीं डालेगा क्योंकि उसके पास में पूंजी बहुत कम है, उसके पास में जो प्रबंधन की व्यवस्था है वो बहुत कम है। तो वो क्या है, एकल प्रणाली रखेगा। छोटी दुकान वाले उनके लिए उपयुक्त भी रहती है, बनाने में आसानी भी रहती है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है और उनके व्यवहार इतने ज्यादा नहीं होते, सौदे इतने ज्यादा नहीं होते। तो वो कई सारे जो सौदे वो तो दिमाग में रख लेते हैं कि हाँ उसको मैंने माल बेच दिया, चलो वो उसका मेरे को याद रह जाएगा, लिखने की उसको आवश्यकता नहीं समझता वो। और वो खाते भी रखता है तो सिर्फ व्यक्तिगत खाते रखता है कि हाँ राम को मैंने माल बेच दिया उधार, राम को इतना माल उधार बेच दिया। और नगद का तो वो रखता ही नहीं, सिर्फ एक रोकड़ भी जरूर बनाता है कि नगद इतनी आई इतनी गई, नगद इतनी आई और नगद इतनी गई। और जो व्यक्तिगत खाते वही वो खोलता है, किराया कितना दिया, ये कितना दिया, वो कोई हिसाब नहीं रखता। इसलिए एकल प्रणाली को अपन अधूरी प्रणाली या अपूर्ण प्रणाली भी कह सकते हैं। तो अपने लिए ये उपयुक्त नहीं है, बड़ी कंपनियों के सबके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो व्यापारी होता है वो ये चाहता है कि वर्ष के अंत में मेरे कितना लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में मेरे कितना लाभ हुआ, प्रत्येक व्यक्ति ये जानना चाहता है। इसलिए उपयुक्त कौन सी रहती है? इसलिए उपयुक्त रहती है द्विअंकन प्रणाली। एक महाजनी बही खाता भी होती है जो भारतीय प्रणाली है। तो महाजनी बही खाता प्रणाली और जो द्विअंकन प्रणाली है वो सेम है, कोई अंतर नहीं है। वो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में लिखी जाती है वो, या अपने जो भारत में चलती है सिर्फ वो। और द्विअंकन प्रणाली सभी जगह चलती है, सभी जगह अपनाई जाती है। और द्विअंकन प्रणाली में दो पक्ष प्रभावित होते हैं। कितने पक्ष प्रभावित होते हैं द्विअंकन प्रणाली में? एक तो होती है एकल, क्या होती है? एकल अंकन प्रणाली। एकल अंकन प्रणाली क्या होती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं। क्या खाते खोले जाते हैं? व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते में राम का, श्याम का, मोहन का, सीता का, गीता का, बबीता का, जो भी है वो खाते इसमें खोले जाते हैं। और अन्य है, बोनस दिया, कमीशन दिया, वेतन चुकाया, रेंट चुकाया, वो खाते इसमें नहीं खोले जाते। जो नाम मात्र के खाते होते हैं वो इसमें नहीं खोले जाते। इसमें एक रोकड़ भी बनाई जाती है कि कितने पैसे आए और कितने गए, बात खत्म। तो ये एकल अंकन प्रणाली है, इसको अपने अधूरी प्रणाली भी कह सकते हैं, अपूर्ण प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें समस्त खाते या समस्त जो सौदे होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो इसमें नहीं दिखाए जाते। इसलिए अपन वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाते हैं लाभ ज्ञात करने के लिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है लाभ, तो इससे वो नहीं बनाए जा सकती। सही सही जो लाभ हानि है वो ज्ञात इससे नहीं किए जा सकती। इसलिए इसको कौन व्यापारी अपनाते हैं? जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो थोड़ी सी पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं। मैंने बताया आपको, जो इसने सब्जी की छोटी सी दुकान कर रखी है, जिसने एक चाय की दुकान कर रखी है ना, वो जो छोटे व्यापारी होते हैं वो इसको क्या करते हैं? अपनाते हैं। एक होती है अपने पास में द्विअंकन प्रणाली। क्या होती है? द्विअंकन प्रणाली। और द्विअंकन प्रणाली क्या है? ये एकदम स्टिक प्रणाली है, या सभी जगह ये लागू होती है। इसमें सभी सौदे दिखाए जाते हैं, किसी प्रकार के सौदे हो, चाहे किसी भी प्रकार के व्यवहार हो, इसमें
सब दिखाए जाते हैं। इसमें लेखा करते समय दो पक्ष प्रभावित होते हैं। कितने पक्ष प्रभावित होते हैं? दो पक्ष पर। अब आगे प्रविष्टियां करेंगे ना, खाते खोलेंगे, तो इस पर डिपेंड करेगा, तो ये ध्यान से समझना अपन को। दो पक्ष हमेशा प्रभावित होते हैं। एक पक्ष डेबिट होगा और एक पक्ष क्रेडिट होगा। यानी एक को तो नाम लिखेंगे, एक को अपन जमा लिखेंगे। कन्फर्म है ये, मैंने राम को पैसे दिए, मैंने किसको पैसे दिए? राम को पैसे दिए। दो पक्ष प्रभावित हो रहे कि नहीं हो रहे? मेरे से पैसे जा रहे हैं और राम को पैसे आ रहे हैं। हमने किराया चुकाया, पैसे जा रहे कि नहीं जा रहे? हमारा खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसमें किसको चुकाए? किसको चुकाए? किराया किसको चुकाए? तो एक तो किराया प्रभावित हो रहा है, किराया खाता, और दूसरा कैश खाता प्रभावित हो रहा है। यानी नगद जा रही है और किस में जा रही है? किराए। तो कहने का मतलब है इसमें हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। दोनों पक्षों में इसमें सौदे किए जाते हैं। एक को डेबिट किया जाता है और एक को क्रेडिट किया जाता है। ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक पूर्ण प्रणाली है, एक शुद्ध प्रणाली है, ऐसे कह सकती है। क्योंकि इसके द्वारा, इस प्रणाली को अपनाकर हम वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात एकदम सटीक तरीके से कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि वर्ष के अंत में हमें कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। ये विधि एक ऐसी विधि है जिसमें छल है, कपट है, धोखा है, इस प्रकार का कोई नहीं होता है। इसको कम करती है, या छल कपट धोखा होने की संभावना कम रहती है। वैसे तो देखो, छल कपट है, धोखा कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है ना? वो एक अपवाद स्वरूप बातें हैं। लेकिन एकल प्रणाली में तो छल कपट धोखा है, लिखी तो लिखी बातें, नहीं लिखी तो नहीं लिखी, भूल गए तो भूल गए, नहीं भूले तो लिख दी। लेकिन इसमें छल है, कपट है, धोखा है, वो होने की कम संभावना रहती है। और मान लो इसमें गलती हो गई, क्यों? मानव होता है, मानव इसको बनाकर मानवीय भूल हो गई, कोई गणितीय अशुद्धि हो गई। लिखने तो चाहिए अपन को 532 लिखने चाहिए थे, और दो, ये जो दो है वो इधर आ गया, 523 लिख दिए अपन ने। या अपन को लिखने तो चाहिए थे 409 और लिख दिए 904 लिख दिए। मानवीय भूल है, हो जाती है। तो अगर मानवीय भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो हम इसको तलपट बना करके इन गणितीय अशुद्धि को सुधार भी सकते हैं। इन गणितीय अशुद्धि को सुधार भी सकते हैं। ये होती है द्विअंकन प्रणाली। तो आप शॉर्ट में समझो इतना ही कि द्विअंकन प्रणाली में हमेशा दो पक्ष प्रभावित होते हैं। इनमें अपन कोई भी सौदा करते, व्यवहार करते हैं, दो पक्षों में लिखा जाता है। एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। मैं आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। अपन एकल प्रणाली हो गई, अपन द्विअंकल प्रणाली हो गई। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और ये जो है अपन जब प्रविष्टियां करेंगे, एंट्रियां करेंगे, तब अपने आप ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब अपन लेखांकन के आधार देखेंगे। लेखांकन किस आधार पर किया जाता है? लेखांकन के आधार। तो लेखांकन के जो आधार होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है नकद आधार। क्या होता है? नकद आधार होता है। एक तो होता है नकद आधार। और नकद आधार में क्या होता है? नकद आधार में होता है कि जब अपन ने कोई सौदा किया है और अपन को नगद प्राप्त हो रही है, तभी अपन उसका लेखा करेंगे। अपन ने सौदा कर लिया, आज सौदा किया है अपन ने, आज माल खरीदा है या आज माल बेचा, आज किराया चुकाया है, तो अभी अपन उसको लिखेंगे। किराया पिछले वर्ष का था, 2015 का था, लेकिन चुकाया हमने 2016 में है, तो 2016 में इसकी प्रविष्टि करेंगे, इसका लेखा करेंगे। लेकिन एक होता है अपने पास में, कौन सा आधार होता है? एक होता है अपने पास में उपार्जन आधार। कौन सा होता है? उपार्जन आधार होता है। कौन सा होता है? उपार्जन आधार। एक नगद आधार हो गया, एक उपार्जन आधार हो गया। उपार्जन आधार। इसमें ध्यान से देखना, अपन ने कल वाले जो अपनी क्लास थी, कल वाली जो अपनी क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा आय व्यय मिलान संकल्पना, कंसेप्ट। आय व्यय मिलान संकल्पना या कंसेप्ट पढ़े थे अपन ने। उसमें क्या क्या था? उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ष का जो खर्चा होता है उसी वर्ष में दिखाएंगे, और जिस वर्ष की आय होती है उसी वर्ष में उस आय को दिखाएंगे, चाहे अपन चुकाओ उसको कभी भी।
2010 में अपन ने कोई खर्चा कर दिया था और वो 2015 में चुका रहे हैं तो वो 2010 में ही लिखा जाएगा, 2015 में नहीं लिखा जाएगा खर्चा। हाँ केस है, केस जारी है 2020 में या 2015 में तो वो केस दिखा देंगे, लेकिन जो खर्चा है वो कब दिखाएंगे? 2010 का खर्चा 2010 में दिखाएंगे, 2012 का खर्चा तो 2012 में, 2020 का खर्चा है तो 2020 में दिखाएंगे। आने वाले भविष्य में अगर 2022 में खर्चा होगा, 2022 में खर्चा होगा, भुगतान आज अपन कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, खर्चा 2022 में होगा तो उस खर्चे को 2022 में ही दिखाएंगे। ये अपन ने कल बताई थी। तो ये जो अपने आधार है वो क्या कहलाता है? उपार्जन आधार कहलाता है। अगर अपने उपार्जन के आधार पर नहीं करेंगे तो अपने जो वर्ष के जो लाभ आने अपन ज्ञात करेंगे वो अपने को एक्चुअल प्राप्त नहीं होंगे। खर्चा 2010 का दिखा 2015 में रहे, ये कैसे पॉसिबल है कि अपने लाभ आने को वास्तविक रूप से हो सकता है या सही लाभ अपन को प्राप्त हो सकता है, ज्ञात कर सकती नहीं। तो इस लेखांकन में एक तो होती है नगद आधार होता है, एक अपन उपार्जन आधार। तो जो सही रहता है, कई विद्वानों ने माना यार जो लेखा करते हैं जिस वर्ष का खर्चा होता है उसी वर्ष में दिखाओ ना, जिस वर्ष का जो खर्चा होता है उसी वर्ष में अपन दिखाएंगे। और ये नगद आधार मैंने आपको बता दिया कि उसी वर्ष में दिखाया जाता है। और ये जो उपार्जन आधार होता है वो अपन किस में दिखाते हैं? जिस वर्ष का खर्चा होता है उसी वर्ष में दिखाते हैं। और अपन प्रविष्टि करेंगे तब अपन को एक्चुअल समझ में आ जाएगा। अभी आप थ्योरिकल पढ़ रहे हैं और शायद बोरिंग भी हो रहे होंगे, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज करके समझो। अब एक चीज अपने पास में आती है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आपको। एक आते हैं अपने पास में लेखा मानक। क्या आते हैं अपने पास में? लेखा मानक आते हैं। लेखा मानक क्या आते हैं अपने पास में? आते हैं लेखा मानक। और लेखा मानक क्या है? लेखा मानक क्या है? स्टैंडर्ड मानक का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, अपन कोई किसी चीज का माप निर्धारित कर देते हैं, उसका स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं, वो क्या होता है? उसका मानक होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं आपको कि अपन मार्केट से जो सोना है वो खरीदते हैं, आप एड देखते कि नहीं देखते हो? दुकानों पे लगते हैं 22 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना, है ना? यानी उसका स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, ये 24 कैरेट का मतलब ज्यादा शुद्ध है और 22 कैरेट का मतलब उसको कम शुद्ध है। तो अपन उसको कैरेट को देखते समझ जाते, स्टैंडर्ड समझ जाते, हाँ ये कम शुद्ध है और ये ज्यादा शुद्ध है, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसको अगर जो मानक निर्धारित किए हैं उसके अपन समझ जाते हैं। तो लेखा मानक क्या है? उसी प्रकार लेखा मानक होता। तो लेखा मानक क्या है? लेखा मानक एक लिखित, लेखा मानक एक लिखित नीतिगत प्रलेख है जो नीतियां बनाता है, जो नीतियां बनाता है। यानी लेखा मानक एक नीतिगत प्रलेख होता है। जो लेन देन होते हैं अपने, जो व्यवहार होते हैं उनकी वो पहचान करता है। कौन करता है? लेखा मानक तो अपन को बताता है कि अपन को इस प्रकार पहचान करनी है, अपन को इस प्रकार मापन करना है, अपने पास में जो व्यवहार है, जो सौदे हो रहे हैं उसका इस प्रकार आपको प्रस्तुतिकरण करना है, इस प्रकार आपको प्रकटीकरण करना है, उसको इस प्रकार प्रकटीकरण करना है। ये सब बातें अपन को कौन बताता है? ये सब बातें अपन को लेखा मानक बताते हैं। लेखा मानक एक नीतिगत प्रलेख होता है, एक लिखित प्रलेख होता है, उसमें सब बातें लिखी होती है कि आपके पास में इस प्रकार का सौदा आ गया, इस प्रकार का व्यवहार आ गया, तो आप उस व्यवहार के साथ इस प्रकार का आप व्यवहार करोगे, यहाँ पर लिखोगे, उसको डेबिट करना है, उसको क्रेडिट करना है, उसको पुस्तकों में दिखाना है या उसको पुस्तकों में नहीं दिखाना है। ये सब बातें हमें कौन बताता है? ये सब बातें हमें लेखा मानक बताते हैं। कौन बताते हैं? लेखा मानक बताते हैं। यानी लेखा मानक क्या है? लेखा मानक अपने जो लेन देन है, अपने जो पहचान करना है उसको, अपने जो मापन करना है उसको, अपने जो व्यवहार है, अपने जो प्रस्तुतिकरण करना है उसको प्रकटीकरण करना है, उसके आयामों को क्या करते हैं? वो आवरित करते हैं, बताते हैं। ये चीज है। और मैंने आपको कल वाली जो क्लास है उसमें भी आपको बताया था मैंने, जो लेखा मानक है वो कौन जारी करता है? लेखा मानक जारी करता है ICAI। कौन जारी करता है? ICAI लेखा मानक जारी करता, जो हमारे देश की एक लेखांकन पेशेवर संस्था है, वो लेखांकन की पेशेवर संस्था है। कौन है? ICAI। इसकी फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। ये हमारे देश में लेखा मानक जारी करती है।
लेखा मानने का उद्देश्य क्या होता है? अपन बात करते हैं लेखा मानने की, और लेखा मानने का उद्देश्य क्या होता है? लेखा मानने का बस छोटा सा समझेंगे अपन। लेखा मानने का उद्देश्य ये होता है कि जो लेखांकन कर रहे हैं अपन, जो व्यवहार है अपने पास में, जो लेखांकन कर रहे हैं, जो व्यवहार है, उनमें समान रूपता होनी चाहिए। उनमें क्या होनी चाहिए? समान रूपता होनी चाहिए, उसमें तुलनीयता होनी चाहिए। उनका काम है, लेखा मानने का काम क्या है? जो व्यवहार होते हैं उनमें समान रूपता लाना, उनमें तुलनीयता लाना, ये लेखा मानक का कार्य होता है, लेखा मानक का उद्देश्य होता है। और लेखा मानक का उद्देश्य होता है कि जो लेखा मानक जो नीतियां बना रहा है, जो मूल्यांकन कर रहा है, जो प्रतिमान स्थापित कर रहा है, जो प्रकटीकरण कर रहा है, उनको सभी लोगों को, या सभी जो जितने भी समूह हैं, जितने भी जो पक्षकार हैं, जितने भी जो हित रखने वाले हैं, उन सब को उपलब्ध कराता है। कौन कराता है? लेखा मानक कराता है। जो भी नीतियां करनी है, मूल्यांकन है, प्रकटीकरण है, प्रतिमान स्थापित कर रहे, वो उन सब की आवश्यकताओं को जो समूह है उनको उपलब्ध करवाना होता है। ये है लेखा मानक। डिटेल में अपन ने इतना ही मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, और डिटेल में अपन बाद में पढ़ लेंगे। धीरे धीरे अपन प्रविष्टियां करेंगे और करेंगे तो अपन को समझ में आते जाएगी, और ये जो प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे उसके बाद में थ्योरी है अपन को इजी लगने लग जाएगी। उस प्रैक्टिकल से अपनी थ्योरी याद हो जाएगी, जैसे सवाल निकालेंगे। ये हो गए लेखा मानक। मैंने लेखांकन के आधार बता दिए आपको, लेखांकन की जो प्रणाली है, अंकन प्रणाली है, द्विअंकन प्रणाली है, वो बता दी मैंने आपको। और ये लेखा मानक है, नीतिगत प्रलेख है, लेखा मानक जारी कौन करता है, लेखा मानक की संस्था कौन सी होती है, ये मैंने आपसे चर्चा कर ली। लेखा मानक के उद्देश्य क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दी। लेखा मानक के कुछ न कुछ आवश्यकता भी होती है। लेखा मानक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? लेखा मानक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? हम तो अपने नियम से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से पुस्तक लिखेंगे, व्यापार अपना है, किताबें अपनी होगी, तो अपन जैसे चाहे जिसको माल बेचा लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेखा मानक की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि सभी में, अभी पहले चर्चा कर ली, सभी में जितने भी है, जो भी है अपने पास में पक्षकार हैं, जो उपयोग करता है, उनके लिए एक रूपता लाना, सभी खातों में एक रूपता लाना, समान रूपता लाना, उसमें तुलनीयता होनी चाहिए, जिससे जो सभी हैं, सभी मतलब जितने भी उपयोग करता है, जितने भी पक्षकार है, वो सभी के हित साध सकें, सभी के प्रॉफिट की वो बात कर सकें, सभी के लाभ की वो बात कर सकें। एक रूपता है ही नहीं, समान रूपता है ही नहीं, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जो बाहरी उपयोग करता है, बैंक है या बैंकर है, वो विश्वास नहीं करेगी, अपने विश्वास लायक नहीं रहेंगे। फिर जो आपूर्ति करता है, माल अपने को बेचेगा, तो अपने खातों पर वो विश्वास नहीं करेगा, और अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में वो विश्वास नहीं करेगा, और माल देते समय वो हिचकी खाएगा, हिचकेगा, क्या इसको माल दूं कि नहीं दूं। बैंक सोचेगा इसको जो ऋण है वो देऊं कि नहीं देऊं। बैंक सोचेगा इनको ओवरड्राफ्ट की सुविधा या अधिविकर्ष की सुविधा देऊं कि नहीं देऊं। या तो लेखा मानक की आवश्यकता क्यों पड़ी? लेखा मानक है वो पूर्ण प्रकटीकरण है, और लेखा मानक उन विकल्पों के प्रयोग में सहायता करते हैं कि अपने पास में अपन काम करते हैं, अपने पास में कई सारे विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव अपन को करना पड़ता है। कई सारे विकल्प होते हैं, उन कई सारे विकल्पों में से एक विकल्प का अपन को चुनाव करना पड़ता है। तो उस चुनाव करने के लिए कौन सहायता करता है अपन को? लेखा मानक सहायता करता है। कौन सहायता करता है? लेखा मानक सहायता करता है। और लेखा मानक उन विकल्पों के प्रयोग में सहायता भी करते हैं, और जो सही बात है, सत्य बात है, और स्पष्ट रूप से जो वित्तीय विवरण है उनकी मूल गुणात्मक विशेषताओं को पूरा करते हैं। किसकी मूल जो गुणात्मक विशेषता है उसको वो प्रकट करते हैं, उसको वो पूरा करती है। कौन? लेखा मानक। अपन ने कल चर्चा की थी कि अपन इसमें वही सौदे दिखाते हैं, वही सौदे लिखे जाते हैं जो सिर्फ मुद्रा में मापे जा सकते हैं। जिन सौदों को मुद्रा में नहीं मापे जा सकते, जो सौदे, उसको अपन लेखांकन नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, नहीं करते। लेकिन जो लेखा मानक है वो उसकी गुणात्मक विशेषता है, जो गुणात्मक विशेषता उसको पूरा करते हैं, उसको दर्शाते हैं। खातों में भले ही ना लिखो अपन। लेखा मानक के लाभ क्या है? लेखा मानक के वही लाभ है जो अपन अभी पढ़ के चलते हैं कि लेखा मानक में अलग अलग भिन्नताएं होती है। लेखा मानक में जो लेखांकन किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, इनमें क्या है? विभिन्नता होती है।
सभी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। अगर कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है, अपने किसी के दबाव में नहीं, तो हम अपने राजा है, मालिक है, मैं चाहे जैसे करूंगा। राम है अपने व्यापार में चाहे जैसे लेखांकन करेगा, श्याम अपने व्यापार में चाहे जैसे लेखांकन करेगा। वो आय प्राप्त होगी तो दिखाएगा, तो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा तो नहीं दिखाएगा। मौन है, वो खर्चा दिखाएगा तो नहीं दिखाएगा। उनको इनकम टैक्स चुकाना पड़ता है, वो आय कम कर देगा, लाभ कम दिखा देगा, गबन कर जाएगा। यानी सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे, सब में अलग अलग भिन्नता पाई जाएगी। फिर तो लेखा मानक क्या करता है? लेखा मानक सभी में जो भिन्नता पाई जाती है उसको क्या करता है? उन्मूलन करता है, उसको कम करता है। जो भिन्नता होती है उसका उन्मूलन करता है और सभी को एक मंच पर, एक पटल पर लेकर आता है वो, और सभी एक जैसा कार्य करें, एक तरह के खाते अपनाएं, जिससे सभी में समान रूपता बनी रहे, सभी में तुलनीयता बनी रहे, इसके लिए वो कार्य करता है। यानी सब में तुलनात्मक व्यवहार में सहायता करता है। कौन करता है? लेखा मानक। ये अपन बात कर रहे थे लेखा मानक की। लेकिन आपको मैंने बताया था या नहीं बताया तो भी बता रहा हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड होता है और टेल होता है। हेड होता है और टेल होता है। अपन इसको उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आदमी, अगर आप इस दुनिया में झूठ है तो वहां सच है, सच है तो वहां झूठ भी है। आप भगवान को मानते तो आपको भूत मानना पड़ेगा। भगवान तो होते और भूत होते नहीं है, भूत होते और भगवान होते ही नहीं है। कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है। ठीक उसी प्रकार हर चीज के लाभ होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, उसकी सीमाएं भी होती है। हर चीज के दोष होते हैं तो उसके लाभ भी होते हैं, लाभ होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं। ये नहीं कि हर व्यक्ति में लाभ ही लाभ है। अपने को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति है, ये नहीं उसमें लाभ ही लाभ है, उसमें गुण अवदोष भी तो है, उसमें दोष भी है। तो उसी प्रकार लेखा मानक की भी कुछ सीमाएं होती है। वो सीमाएं क्या है? लेखा मानक की जो सीमाएं होती है, सीमाएं भी है। और सीमाएं क्या है कि लेखा मानक में कई सारे विकल्प होते हैं। आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप इस प्रकार से कर सकते हो, आप इस प्रकार का, यानी कई सारे विकल्प होते हैं लेखा मानक में। तो इन कई सारे विकल्पों में से चुनाव करना कठिन हो जाता है फिर व्यापारी के लिए। एक व्यक्ति के लिए जो व्यापार करता है, जो लेखा रखता है, लेखा जोखा करता है, लेखांकन करता है, उसके लिए उन विधियों में से किसी एक विधि का चुनाव करना उसके लिए कठिन हो जाता है। एक तो इसका ये दोष है, एक ही विधि हो तो चुनाव करने की आवश्यकता नहीं, हाँ ये विधि अपनानी है, बात खत्म करो, ये इसके हिसाब से अपन काम करेंगे। लेकिन नहीं, लेखा मानक में कई सारे विकल्प होते हैं, उससे कई सारे विकल्पों में से हमें एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। दूसरा इसका ये दोष है, अपन ने विकल्प का चुनाव कर लिया तो अपन को उसी को दृढ़ता पूर्वक लागू करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। उसमें कोई लोचशीलता नहीं है। जो अपने लेखा मानक बना लिया, जो अपने विधि अपनानी, उसी विधि पर अपन को काम करना पड़ेगा, उसे विधि पर अपन को काम करने पड़ेगा। उसमें कोई लोचशीलता नहीं है। ऐसे नहीं है कि इस साल अपन ये विधि अपना ली, कल दूसरी अपनाएंगे, परसों तीसरी अपनाएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था कल वाले जो क्लास अपनी थी, पहले क्रमागत राशि विधि अपनाते हैं, फिर रेखा पद्धति अपनाते हैं, फिर वार्षिक वृत्ति विधि अपनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन ने जो चीजें अपना ली है उसी के अनुरूप अपन को काम करना पड़ेगा और उसका दृढ़ता से अपन को पालन करना पड़ेगा। ये चीज है। और ये जो लेखा मानक होता है वो कानून के अंदर रहकर कार्य करते हैं। वो कानून के अंदर रहकर कार्य करते हैं। हम कानून को नहीं बदल सकते या कानून के बाहर जाकर अपन काम नहीं कर सकते। ये होता है लेखा मानक। लेखा मानक कौन कौन अपना सकता है, किस पर लेखा मानक के जो सिद्धांत है, नियम है, लागू होते है ना, ये भी चीज है। तो लेखा मानक के जो कौन अपना सकता है लेखा मानक को? लेखा मानक को जो धर्मार्थ संस्था है, धर्मार्थ जो धर्मार्थ संस्था यानी धर्म के काम करती है, जो किसी व्यापारिक गतिविधियों में नहीं है, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधियों में नहीं है, जो किसी औद्योगिक क्रिया में काम नहीं कर रही है, उनको छोड़ करके उन पर ये जो लेखा मानक लागू नहीं होता है। और इसके अलावा जितने भी हैं उन सब पर लेखा मानक लागू होता है। एकल स्वामित्व है, एकल स्वामित्व में लेखा मानक लागू होगा। अपने पास में फर्म है, अपने पास में ट्रस्ट है, अपने पास में साझेदारी है,
तो अपने पास में साझेदारी है, सब पर लेखा मानक लागू होंगे। तो एकल स्वामित्व है, कोई सहकारी समितियां हैं, साझेदारी है, कोई ट्रस्ट है, हिंदू है, विभाजित परिवार है, कंपनियां है, इन सब पर क्या होता है, लेखा मानक लागू होता है। तो अपन बात कर रहे थे लेखांकन के सैद्धांतिक आधार की, और सैद्धांतिक आधार में अपन ने जो संकल्पना है, कंसेप्ट है, वो कल अपन ने क्लियर किए थे। आज अपन बात कर रहे हैं लेखांकन प्रणालियों की। लेखांकन प्रणालियों में भी अपन ने आपको मैंने बता दिया, एकल प्रणाली होती है, द्विअंकन प्रणाली होती है, और लेखांकन के बाद में अपन ने लेखांकन के आधार की बात करी। फिर अपन ने अब चर्चा करें लेखा मानक की। लेखा मानक मैंने आपको बता दिया क्या होता है, लेखा मानक जारी कौन करता है, लेखा मानक की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेखा मानक के लाभ क्या है, और लेखा मानक के दोष क्या है, ये सब अपन ने आज के इसे क्लास में क्लियर कर लिए। अब एक होती है, आपकी बुक में दे रखा है IFRS, एक IFRS होता है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली। क्या होती है, अंतरराष्ट्रीय, इसमें होता है IFRS। क्या होता है, IFRS। ये IFRS क्या होता है, ये IFRS होता है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, IFRS। ये क्या करता है, अब वर्तमान में जब वैश्वीकरण हुआ, पहले जब वैश्वीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ। वैश्वीकरण को हम समझते हैं, नहीं समझते तो इकोनॉमिक्स की बातें हैं, और अपन इकोनॉमिक्स में जब क्लास बनाएंगे तब इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी तो थोड़ा सा बता रहा हूं, आपके समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में ये पूरा चैप्टर है अपने, वैश्वीकरण का, उदारीकरण का, निजीकरण का, और या IFRS का। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली है अपने, इसका क्या कार्य, सब लोग इसकी तरफ से देखते हैं, सब लोग इसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण होने के बाद में बहुत सारे कार्यों में जटिलता आई है, कठिनाई है, क्योंकि लोग एक पटल पर चले गए, जो लोग हैं वो एक पटल पे चले गए, लोग विदेशों से व्यापार करने लगे, यानी उन लोगों का क्या है, व्यापार बढ़ गया है, और व्यापार बढ़ेगा तो लेखांकन की जो जटिलता है, लेखांकन का जो कार्य है वो भी जटिल हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, और वो बढ़ जाएगा तो उसको एक पटल पर लाना जरूरी है, वरना लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग क्या है, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। तो भरोसा जीतने के लिए इस प्रतिस्पर्धी युग में, इस कंपटीशन युग में, या अपनियों का इस गला काट प्रतिस्पर्धा में, इसे गला काटे प्रतिस्पर्धा में अपन लोग क्या करते हैं, किसकी ओर देखते हैं, IFRS की ओर देखते हैं, क्योंकि वो सबको एक पटल पर लाता है। जितने भी हितधारी होते हैं, जितने भी उसके पक्षकार होते हैं, उसको वो सहायता प्रदान करता है, लाभ प्रदान करता है, क्योंकि वो लेखा मानक को बढ़ावा देता है। जो वैश्विक मानक होते हैं उन मानकों को वो क्या करता है, बढ़ाता है। वो वैश्विक जो निवेश होता है, जो वैश्विक निवेश, इन्वेस्टमेंट, उसको वो क्या करता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है। इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। इकोनॉमिक्स की जब क्लास आएगी तो पूरा मैं डिटेल में आपको इसको बता दूंगा। अब बात करते हैं अपने वस्तु एवं सेवा कर, इन टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, GST की बात करते हैं, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, GST क्या है, GST के अपने आएंगे चैप्टर में भी है, और ये लागू कब हुआ था, GST है क्या। तो देखो सरकार ने क्या किया, सरकार पहले क्या होता था, पहले प्रत्येक स्टेट में अलग अलग सरकारें अलग अलग वेट लेती थी, अलग अलग कर लेती थी, और कई सारे कर होते थे, कई सारे टैक्स होते थे। पहले कब, जब GST नहीं आया तब अलग अलग कर होते थे। तो वस्तु आप हरियाणा में चले जाओ महंगी मिलेगी, आप और कहीं पे चले जाओ उससे सस्ती मिलेगी, कहीं पर महंगी कहीं पे सस्ती, क्योंकि सरकारें अपने हिसाब से क्या लगाती है, उस पर कर लगाती है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, वर्तमान का पेट्रोल है, डीजल है, यहां पर अलग भाव है, राजस्थान में महंगा है, सबसे महंगा मेरे हिसाब से। हरियाणा में चले जाओ आप सस्ता मिलेगा आपको, या और कहीं पे चले जाओ उससे सस्ता, नहीं फर्क चलेगा। कहने का मेरा महंगा ज्यादा नहीं, मेरे का कहने का मेरा मतलब है कि फर्क चलेगा, वहां के जो मूल्य है, प्राइसेज हैं, उनमें फर्क मिलेगा आपको, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, कितना भी आपको फर्क मिल सकता है। क्यों, क्योंकि वो GST के दायरे में नहीं है।
और जो सरकारें होती है वो अपने हिसाब से उस पर टैक्स लगाती है, उस पर अपने हिसाब से टैक्स लगाती है। तो जीएसटी क्या है फिर? जीएसटी क्या है? जीएसटी सभी करों को समाप्त करके एक कर लगाया गया, और उसका एक ध्येय वाक्य था कि एक देश एक कर, यानी पूरे देश में एक ही टैक्स होना चाहिए, सब में अलग अलग नहीं होना चाहिए। अपन बात कर रहे थे जीएसटी की, जीएसटी की अपने बात कर रहे हैं, यानी वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर की बात कर रहे हैं, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। तो जीएसटी का एक ध्येय वाक्य मान लो आप कि एक देश एक कर, पूरे देश में एक ही कर होना चाहिए। और ये जीएसटी कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ 14 जुलाई 2017 को। कब हुआ? 14 जुलाई 2017 को ये जीएसटी शुरू हुआ। और जीएसटी क्या है? एक अपने आप में एक क्या है? एकल कर है। जीएसटी क्या है? अपने आप में एकल कर है। और जीएसटी के बारे में कई पढ़ेंगे अपन, इसमें अपन को डायग्राम भी देकर दे रखा है। जीएसटी क्या है? जिसमें 17 जो 8 केंद्रीय कर है और 7 जो राज्य कर हैं, उनको मिलाकर के एक तो 17 कर और 23 उपकर, 23 उपक्रमों का प्रतिस्थापन किया गया बदल कर, यानी 23 जो कर थे उनको समाप्त कर दिया गया और जो केंद्रीय कर थे उनको समाप्त कर दिया गया और एक जीएसटी लागू की गई। और जीएसटी का जो भार है वो किस पर पड़ेगा? व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। वो जीएसटी का भार जो उपभोक्ता है, जो वस्तु का उपभोग करते हैं, उस पर पड़ता है। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता जो वस्तु का अंतिम क्रेता, वस्तु का अंतिम क्रेता। ये मेरे पास में पेन है और इस पेन को एक दुकान वाला बेच रहा, दूसरे दुकान वाले को, दूसरा बेच रहा, तीसरा दुकान वाले को, और तीसरा बेच रहा चौथे को, और मैंने उसको खरीद लिया। मैंने नहीं बेचा, मैंने उसको काम लेने के लिए खरीदा, काम में ले रहा हूं, तो मैं क्या हूं? उपभोक्ता हूं। तो जो जीएसटी का जो भार होता है वो उपभोक्ता पर पड़ता है। आपकी किताब में डायग्राम दे रखी है, उन डायग्रामों को अपन समझते हैं थोड़ा सा। देखो आप, कराधान अपन पढ़ेंगे, कराधान समझेंगे। कराधान में टैक्सेशन, टैक्सेशन, कराधान। कराधान दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है प्रत्यक्ष कर, क्या होता है? एक तो होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अपने पास में अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? प्रत्यक्ष सीधा अपने ऊपर लगता है, अपने को दिखाई देता है, अपने करंट दौड़ता है, जैसे टैक्स लगता है। वो कौन सा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है। आदमी रुपये कमा रहा है, आदमी रुपये कमा रहा है, उसकी आय 5 लाख हो गई, 10 लाख हो गई पैसे पर, सीधा उस पैसे पर टैक्स लगाए। भैया तूने कितने रुपए कमाए? 10 लाख रुपए कमाए। टैक्स की रेट मान लो 20% है, तो 10 लाख पर कितने हो गए? जो 20,000 30,000 जो भी जितने भी हुए हैं, 20% 25% जितने भी हो सकते हैं, यानी 10 लाख पर मान लो 10,000 टैक्स लग गया। 10 लाख पर 10,000 टैक्स सीधा लग गया। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जो अपन को सामने जो व्यक्ति, उसको सीधा फर्क पड़ता है, भैया उसने 10 लाख कमाए और उसको 1 लाख टैक्स के भरने पड़ेंगे, तो वो 1 लाख कमाई पर जो टैक्स लगता है, आय पर, इनकम पर जो टैक्स लगता है, वो सीधा कौन सा कर होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, आय कर। एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष कर एक तो केंद्र सरकार लगाती है और एक राज्य सरकार लगाती है। क्या? एक तो अप्रत्यक्ष कर है, एक तो केंद्र सरकार लगाती है, एक लगाती है राज्य सरकार। जैसे सेवा कर है, उत्पाद कर दर है, केंद्रीय बिक्री कर है और सीमा शुल्क है। ये कर कौन लगाती है अपने पास में? ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। वेट है, प्रवेश कर है, चुंगी है और विलासिता कर है, ये सब कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। इसमें दे रखा है। कहने का मतलब ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर, अपन ने कोई सेवा दे दी, सेवा के ऊपर टैक्स लगता है, वो हो गया सेवा कर। उत्पाद कर, अपन किसी का वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, उस पर टैक्स लग गया। माल बेच रहे हैं और माल बेचते समय टैक्स लग गया, केंद्र ने लगा दिया, वो कौन सा हो गया? केंद्रीय बिक्री कर। सीमा शुल्क आप जानते हो, सीमा पर जो शुल्क लगता है वो क्या हो गया? सीमा शुल्क। वेट, वेट पहले चलता था, पहले लागू था,
अब करीब करीब समाप्त कर दिया गया। एक होता है प्रवेश कर। प्रवेश कर क्या होता है? वस्तु अपने अन्य राज्यों से मंगवाते हैं, तो जब प्रवेश करती है तो वो गया प्रवेश कर। इसी प्रकार चुंगी होती है। एक होता है विलासिता कर। विलासिता कर वो कौन से कर होते हैं? जो विलासिता वस्तुओं पर लगते हैं। विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती है? अरे गर्मी पड़ रही है खूब है, अपने पास में घड़ा है, अपने पास में मिट्टी का घड़ा है, उसमें पानी लेकर के जल लेकर के पिएंगे, आनंद आ जाएगा, जो आत्मा अपनी तृप्त हो जाएगी। काम चल रहा है घड़े से, लेकिन नहीं, फ्रीज लाना है डबल डोर वाला, उसमें से बोतल निकाल कर सीधा ऊपर मुंह करके पिएंगे, आनंद आएगा। वो क्या है? विलासिता की वस्तु है। बैठे हैं घर में, गर्मी पड़ रही है, पंखा चला दिया, फैन चला लिया, जो अपने पास में बीजना जिसको बोलते हैं, पंखी जिसको बोलते हैं, लाकर काम निकाल लिया। काम तो निकल ही रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी चीज वो क्या है? विलासिता की वस्तुएं होती है। तो इन पर भी कर लगता है। और प्रत्यक्ष कर में क्या आ गया? सीधा आयकर होता है। और ये जो कर है ये अब नहीं है। ये जो कर है वो क्या अब नहीं है, अब क्या है? जीएसटी, गुड से सर्विस एंड टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, इन सबको हटा दिया गया है। पहले बहुत सारे कर होते थे, टैक्स होते थे, अब उनको सबको हटा करके प्रतिस्थापित करके, यानी जो 23 उपकर है और 8 केंद्रीय कर है अपने पास में, तो 7 राज्य कर थे, उन सबको हटा दिया और हटाकर क्या ले आए? जीएसटी, यानी वस्तु एवं सेवा कर लिया है। और इसका ध्येय है एक देश एक कर। आए समझ में? तो ये है कराधान। अब अपन बात करते हैं आगे जीएसटी की। अब क्या लागू है? जीएसटी लागू है। क्या लागू है? जीएसटी लागू, वस्तु एवं सेवा कर लागू है। और वस्तु सेवा कर इसमें अलग अलग समझो आप। एक तो होता है राज्यांतरिक परिचालन, एक होता है अंतरराज्यीय। एक तो है राज्य के अंदर और एक होता है अंतरराज्यीय। राज्य के अंदर में एक तो सीजीएसटी लगती है। क्या लगती है? एक तो सीजीएसटी लगती है और एक लगती है एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी एक तो जीएसटी होती है, जीएसटी में एक तो राज्यांतरिक राज्यों के अंदर और एक सभी राज्यों के द्वारा, यानी अंतरराज्यीय। राज्य एक दूसरे राज्य के, और ये होता है राज्य की, सिर्फ राज्य के अंदर। तो राज्य के अंदर यानी राज्यांतरिक में एक तो सीजीएसटी लगता है। और सीजीएसटी कौन वसूल करता है? केंद्र सरकार वसूल करती है सीजीएसटी। एक व्यक्ति है और माल यहां पर खरीद रहा है राजस्थान में, लेकिन उस पर भी 2 प्रकार के लगेंगे, एक तो सीजीएसटी लगेगी, एसजीएसटी लगेगी। उस पर अलग अलग है, उस पर अलग अलग। जैसे आपको अभी पेट्रोल है, पेट्रोल के केंद्र सरकार ने भाव कम कर दिए अपने राजस्थान में, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं किए, क्योंकि वो दोनों को अलग अलग है, अलग अलग लगा रही है। वो अलग लगा रही है और केंद्र सरकार अलग लगा रही है, राज्य सरकार अलग लगा रही है। दोनों को इकट्ठा करके चुकाना किसको पड़ता है? उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है। किसको चुकाना पड़ता है? उपभोक्ता को। तो एक तो वो जो सीजीएसटी होती है, एक होती है एसजीएसटी। सीजीएसटी कौन वसूल करता है? केंद्र सरकार संग्रहण करती है, उसको इकट्ठा कौन करती है? केंद्र सरकार इकट्ठा करती है। एक होती है जो एसजीएसटी, उसको कौन इकट्ठा करती है, संग्रहण करती है? राज्य द्वारा, यानी राज्य सरकार द्वारा वो इकट्ठा किया जाता है। एक होते हैं अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय में सिर्फ क्या होता है? आईजीएसटी होता है। अंतरराज्य में क्या होता है? आईजीएसटी होता है। और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसका क्या करती है? संग्रहण करती है। क्या करती है? दोनों मिलकर इसका क्या करती है? संग्रहण करती है। तो ये अपने पढ़ रहे थे लेखांकन, अपन पढ़ रहे थे लेखांकन के सैद्धांतिक आधार अपन पढ़ रहे थे। इसकी कई सारी मैंने आपको जितनी भी संकल्पनाएं, कंसेप्ट है वो अपन ने क्लियर कर लिए। लेखांकन प्रणाली आज क्लियर कर लिया, आधार क्लियर कर लिए, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आगे अपने जो प्रैक्टिकल सवाल है उस पर चलेंगे, अगला चैप्टर अपन शुरू करेंगे। तो मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि जो इस चैनल पर नए हो वो इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं टोटल वीडियो इस पर डालने वाला हूं और आपको पढ़ाने वाला हूं। और आपको एक बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, क्योंकि आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और अपन टोटल यहाँ पर अपने चैनल पर पढ़ेंगे। और आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और
कोई दिक्कत आ रही कहीं पर कि सर हमें तो इस प्रकार से बताओ या ये जो कंसेप्ट है वो पहले क्लियर करवाओ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।